हेलो हेलो। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात मैंने आपके साथ करनी है, क्योंकि मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है सर। क्या मजबूरियां रही होंगी वो समझना है, और आगे क्या कुछ अब मणिपुर में हो सकता है वो समझना चाहूंगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन कल उनके खिलाफ आने वाला था। क्या प्रेसिडेंट रूल की संभावना अब हम मणिपुर में देख सकते हैं? कई सवाल मेरे जहन में चल रहे हैं सर, उनको समझने की आज मैं आपके साथ कोशिश करूंगा सर। इसी बीच असम राइफल के डीजीपी लखेड़ा सर वो भी आज मणिपुर पहुंचे। उन्होंने भी वहां पे ट्रुप्स के साथ जाकर मुलाकात की है। तो मणिपुर में बहुत कुछ हो रहा है। दिन भर हलचल देखी गई, लेकिन शाम आते आते खबर आई कि सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के क्या मायने सर? उस वक्त मैं बहुत कठिन, बहुत हार्ड सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जिस वक्त कुकी माइते के पास खुलकर वेपन आ चुके हैं और दोनों ही समुदाय अपना वेपन का शो ऑफ कर रहे हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है तो कोई म्यूजिक कार्यक्रम में जाकर अपनी AK-47 लहरा रहा है। ऐसा लगता है कि ये मणिपुर नहीं, ये तालिबान है सर। राजेश जी, बहुत ही अहम ये आज का दिन, जब हम एक न्यूज देख रहे हैं कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, और कोई तरीका शायद नहीं था इस्तीफा के लिए, जब उनकी पार्टी के अंदर ही जो एमएलएज हैं वो एक लीडरशिप चेंज चाह रहे थे। वो उसको बोल रहे थे कि हमको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी लीडरशिप। और क्यों ये आप देख रहे हैं, आपने खुद ही अभी बताया कि मणिपुर में जिस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे कंट्रोल लेने के लिए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो वहां पे पुलिस की जो मशीनरी है, वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है। तो हम एक यूनिफाइड कमांड की बात करते हैं मणिपुर में। आप जानते हैं कुलदीप सिंह वहां सिक्योरिटी एडवाइजर उस आए थे और एक यूनिफाइड कमांड को एक अंजाम वहां पे दिया था, पर उसका कोई ग्राउंड पे हम ये देख रहे हैं कि 288 कंपनीज आज मणिपुर में है। सिक्योरिटी फोर्सेस की 29,000 ट्रुप्स हैं, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, और आपके एसएसबी के, और असम राइफल्स के, आई मीन, और फौज भी है वहां पे। तो जब आपके पास इतनी नफरी है फौज की, तो आप सिचुएशन को क्यों नहीं स्टेबलाइज करते? और फिर आप जानते हैं कि आज का इंसिडेंट है, एक इंडिया आपकी रिजर्व बटालियन के कोच से 11 हथियार को इसको जबरदस्ती लिया जाता है। 40 से 50 लोग आते हैं मोटरसाइकिल्स पर, और गाड़ियों में 5 गाड़ियां आती हैं, और आपकी रिजर्व बटालियन को अटैक अपना करती है, और हथियार लेके चंपत हो जाती है। और आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। मणिपुर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई। और हम आपके चैनल पे भी, और मैं बाकी चैनल्स पे भी गया हूँ, और इसको मैंने अपना जो व्यू पॉइंट दिया है कि मणिपुर की सिचुएशन को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये मिजोरम में फैलेगी, और ये बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैलेगी। इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है आज की डेट में, और प्रेसिडेंट रूल के बिना और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इसको मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर अजय भल्ला को इसलिए वहां पे भेजा गया है बिकॉज वो एक्स होम सेक्रेटरी हैं। वो जानते हैं मणिपुर के बारे में, सिचुएशन के साथ पहले भी डील किया हुआ, एक्सपीरियंस्ड है। और आप जानते हैं कि जैसे गवर्नर भल्ला ने टेक ओवर किया था, तो एक सिक्योरिटी फोर्सेस की मीटिंग रखी थी, जिसमें इंडियन आर्मी के जो कोर कमांडर और डिव कमांडर थे वहां पे, और बाकी आपके डीजीपी पुलिस और अहदेदार थे। और इस पूरी सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि हम मणिपुर को इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें। तो अब
जो इसको दिखाई दे रहा है, कल नो कॉन्फिडेंस मोशन है और गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो एक एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना चाह रही थी नो कॉन्फिडेंस में, कि बिकॉज 100% निश्चित था कि बीजेपी की सरकार कर गिर जाती। ओके। और अगर ये इसको चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते, संबित पात्रा जो इनके नॉर्थ ईस्ट के हेड हैं, वो भी मणिपुर में है आज की डेट में, और संबित पात्रा ने ही सेंटर को ये इंफॉर्मेशन दी है कि और कोई चारा नहीं है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसकी गणित देखें, 60 एमएलए हैं, बीजेपी के पास 32 सीट है, जी। तो बीजेपी को मेजोरिटी लेने के लिए 50% मींस आप मान के चलिए कि 36 एमएलए उनके पास होने चाहिए। जो नेशनल पीपल्स पार्टी है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उसके 7 एमएलए हैं, और जो नागाज पीपल फ्रंट है उसके 5 एमएलए हैं, और उनके पास 2-3 इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो बीजेपी एक कंफर्टेबल सिचुएशन भी थी, 42-43 एमएलए बीजेपी के साथ थे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसीलिए बीरेंद्र सिंह ने रिजाइन नहीं किया। बट आज सिचुएशन ये आ गई है कि जो नागाज हैं वो इसको डिसाइड किया कि वो एब्सटेन करेंगे, वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उतनी जी। जो वोट्स उनकी एक्चुअली कम पड़ जाएंगी। जी। 6 एमएलए हैं जो बीजेपी के अंदर ही हैं जो बगावत कर रहे हैं। तो इसको बीजेपी की 32 से 26 पे आ जाएगी, और आपके नागाज अगर आपके चले जाएंगे तो कोई भी हालत नहीं थी बीजेपी के पास 36 एमएलए को अपने साथ रखने की। तो इट वाज, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल। जी। राइटिंग ऑन द वॉल थी, और इसीलिए बीरेंद्र सिंह ने रिजाइन किया, और कोई प्रेशर नहीं था उसके ऊपर कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, जी। या जो सेंटर भी उसके साथ ही था। आपने इसको देखा कि बीरेंद्र सिंह के साथ सेंटर इसको कदम से कदम अपना मिला के एक चीज चल रहा था, उसको चांस पे चांस दे रहा था, बिल्कुल सर। और बीरेंद्र सिंह बार बार फेल हो रहा था, फिर भी सेंटर और होम मिनिस्टर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस अपना रख रहा था। पर अभी एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली बीरेंद्र सिंह की गवर्नमेंट गिरने वाली है कल, और ओके। इसीलिए आज बीरेंद्र सिंह ने रिजाइन किया है। तो इससे क्या होगा? अब इससे होगा कि चांसेस ये रहेंगे कि शायद बीजेपी की गवर्नमेंट ना गिरे ओके। कल, और उनको एक केयर टेकर की तरह जो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होती है, वो कंटिन्यू करेंगे एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। दो ऑप्शंस हैं अभी जो है सामने आएंगे गवर्नर के। एक ऑप्शन आएगा कि कल जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रेसिडेंट है जी। केशाम मेगा चंद्रा सिंह, ये एक प्रस्ताव लेके आएंगे असेंबली में, एक नो कॉन्फिडेंस का, इसके ऊपर वोटिंग होगी। ओके। तो अगर बीरेंद्र सिंह के रिजाइन करने से वो जो एमएलए बगावत पे आ गए, या वो अगर मान जाते हैं और अगर वो बीजेपी के साथ वोटिंग करते हैं, तो शायद ये गवर्नमेंट बच जाएगी, और बीजेपी को एक नया अपना नेता बीरेंद्र सिंह की जगह लगाना पड़ेगा। ये इसके चांसेस मुझे लगता है कि काफी हैं। ओके। दूसरा ऑप्शन है कि अगर ये जो इनको नंबर्स नहीं मिलते, 36 नंबर नहीं मिलते कल जी। इसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट अपना गिरेगी, और अगर ये गवर्नमेंट गिरेगी तो लॉजिकल है कि प्रेसिडेंट्स रूल आपका इस लगेगा जब तक अगले इलेक्शंस ना हो। ओके तो सर। दोनों पॉसिबिलिटीज अभी इसको नजर आ रही है, और मेरे माइंड में आई थिंक बहुत प्रीमेच्योर होगा अभी हमारी तरफ से कुछ बोलना कि क्या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। ठीक। पर
दोनों ऑप्शन के चांसेस नजर आते हैं आज। आज आप और हम अगर बात करते हैं तो दोनों ऑप्शंस के चांसेस हमको नजर आते हैं। जी सर। लेकिन एक और अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, जो मणिपुर से वीडियो सामने आ रहे हैं, हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। कोई फुटबॉल के मैदान में AK-47 M4 राइफल लेके पहुंच रहा है, कोई फैमिली के साथ फोटो इंसास राइफल लेके खिंचा रहा है, कोई प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है संगीत का, वहां पर जाके लहरा रहा है, और कईयों ने बकायदा बुलेट प्रूफ और आर्मी वाले हेलमेट्स पहन के जो है वो वहां पे घूम रहे हैं लोग, वेपन्स लेकर, चाहे कुकी के हैं चाहे माइते के हैं, दोनों तरफ से पूरी तरह से आपने दोनों समुदायों के पास खुलकर हथियार हैं, और इस बीच अब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपने मणिपुर को बॉइलिंग पॉट में बना दिया और अब आप भाग रहे हैं वहां से। राजेश जी, आपको याद होगा 31 दिसंबर का दिन 2024, जब बीरेन सिंह ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि मैं 2025 को सारा मणिपुर में जो स्टेबिलिटी मैं लेके आऊंगा, और एक माफी मांगी थी लोगों से उस टाइम पे, अगर आपको याद होगा। और इसको लोगों से माफी मांगी थी कि मैं इसको नाकाम रहा हूं, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 2025 में मैं एक स्टेबिलिटी लेके आऊंगा। तो 31 दिसंबर और आज का दिन तकरीबन आप इसको मान सकते हैं कि 40। 1.5 महीने का टाइम निकल चुका है। बट जैसे आपने अभी सामने हमको रखा है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो लोग सरेआम हथियार के साथ घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। और 10 दिन पुरानी रिपोर्ट ये भी है कि कुकीज नेशनल फ्रंट ने अपना एक सेपरेट स्टेट मांगा है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट मांगा है। तो वो न्यूज भी मीडिया में आई थी। तो जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, एक स्टेट के अंदर सेडिशन लॉज भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं वहां पे, और आप एक देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, आप ये बोलना चाहते हैं भारत सरकार को कि हम आपका हिस्सा नहीं है। और अगर आप जो रिपब्लिक डे में भी आप अपना जो इंडिपेंडेंस डे अपना कुकीज का सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन देश का रिपब्लिक डे है और आप अपने कुकीज का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, जब इस तरीके के एक्शंस हो रहे हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसे अरेस्ट नहीं हुए, लोगों को जेल में नहीं डाला और ऐसे लीडर्स को नहीं पकड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी वहां पे काम नहीं कर रही है। तो मणिपुर के लिए, और मणिपुर का मैं वेल विशर हूं और मैं चाहता हूं कि मणिपुर में जल्दी नॉर्मलसी आए। मुझे लगता है आज की डेट में वहां पे ये इससे अच्छा मौका नहीं आपको मिलेगा, आपको वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। आप मणिपुर की लीडरशिप में ऑप्शन मत ढूंढिए। आप बीजेपी में बीरेन सिंह की जगह और कोई लीडर का ऑप्शन मत ढूंढिए, बिकॉज वो नहीं कर पाएगा, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा स्टेट को। एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा है और वो है प्रेसिडेंट रूल। बिकॉज यहाँ पे राजेश जी, इस स्टेट में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है जी। यहाँ पे एक पॉलिटिकल और एक सोशो पॉलिटिकल आपका सोल्यूशन आपको लेके आना पड़ेगा। और जब तक आप कुकीज और मैथीज के लीडर्स को साथ लेके नहीं आएंगे, बातचीत का प्रोसेस नहीं शुरू होगा, आप इस स्टेट को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। और जब तक आपने बातचीत का एक आपको एक सिचुएशन लानी पड़ेगी स्टेट में कि लोग तैयार हो जाए, क्योंकि आज की डेट में कोई तैयार नहीं है बातचीत के लिए। तो वो फिर आपको एक मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको एक प्रॉपर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और पूरे मणिपुर को डीमिलिटराइजेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये जितने भी हथियार हम देख रहे हैं, इनको इसको जबरदस्ती लेने पड़ेंगे आपको, और इसके लिए हो सकता है वायलेंस भी हो, और एक आपकी इसको सिचुएशन ऐसे नहीं बने, बट वो एक मिलिट्री का एक्चुअली काम है जब इंसर्जेंसी होती है। बिकॉज आज हम देख रहे हैं एक रिटर्न टू इंसर्जेंसी, हम एक्चुअली 1970s का दौर देख रहे हैं जब मणिपुर में इंसर्जेंसी थी, 1980s का दौर देख रहे हैं मिजोरम में जब इंसर्जेंसी थी।
तो अभी वो सिचुएशन वापस आती दिखाई दे रही है और इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खुला हाथ देना पड़ेगा ठीक है सर। और अगर आप उनको खुला हाथ नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता मणिपुर स्टेबलाइज हो पाए। बस मेरा एक आखिरी सवाल है सर, जिसका एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि आज ही के दिन हमने डीजी लखेड़ा सर को मणिपुर के अंदर देखा है। असम राइफल के तमाम जवानों के साथ उनकी मुलाकात हुई है और कुछ चूड़ियां भी खबर आ रही है कि तमाम कमांडिंग ऑफिसर्स की, बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर्स की टाइट की गई है कि आपके सामने कुकी माइते जो हैं वो हथियार लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। क्या असम राइफल को और पावर दी जा सकती है, क्योंकि असम राइफल एक अहम किरदार है और एक अहम रोल की हम अब उससे उम्मीद करेंगे सर। ये जी खाली असम राइफल्स को नहीं, इंडियन आर्मी को भी जी आपको इसके साथ अपना जोड़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये एक ऑपरेशन होगा तो ये एक यूनिफाइड कमांड ऑपरेशन होगा, ये जिसमें सारी सेंट्रल फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ भी शामिल है, सीआरपीएफ भी शामिल है, आपको इनको एक्शन लेना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉर्डर मैनेजमेंट। ओके। अब जब आप विद इन एक्शन लेते हो एक जो इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, तो आपको बॉर्डर्स को भी सील करना पड़ेगा। तो एक नौबत आ सकती है कि टेम्पररी आप अपने बीएसएफ को भी बोले कि आप अपने बॉर्डर पे अपने आउटपोस्ट लगाइए और आप बॉर्डर को जो भी सील कीजिए, क्योंकि आज देखिए 46 असम राइफल की बटालियन है मणिपुर में और उसमें खाली 15 बटालियन है जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ईयरमार्क्ड है। तो आपको अगर कोई एक्शन अभी लेना होता है और आपको लेना पड़ेगा और आपको ज्यादा पावर सिक्योरिटी फोर्सेस को देनी पड़ेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर मैनेजमेंट को आपको अपना इसको सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि बाहर से लोग अंदर आए और बाहर से मिलिटेंट्स अंदर आए और हथियार के साथ आए और इस सिचुएशन को और एग्रीवेट करें। जी सर, चलिए देखना होगा कि अगले 24 घंटों में क्या कुछ मणिपुर में होता है। लेकिन यह है कि सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक बॉइलिंग मणिपुर को कर कर आप अब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो शायद एक गलत मैसेज भी है। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ आए, इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।